हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे नाइन्थ शेड्यूल व्हाई इट गेट्स इम्यूनिटी फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं आखिर नाइन्थ शेड्यूल न्यूज में क्यों है। देखिए, रिसेंटली झारखंड स्टेट असेंबली ने दो बिल को पास किया है और एक बिल में कहा गया है कि वो झारखंड स्टेट के जितने भी लोकल रेसिडेंट हैं उन्हें 77% रिजर्वेशन देना चाहते हैं जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज वगैरह हैं। और दूसरा साथ ही साथ जो दूसरा बिल है उसमें कहा गया है कि जो लोकल रेसिडेंट के लिए डोमिसाइल बनाई जाएगी उसमें जो लैंड रिकॉर्ड वगैरह होंगे वो 1932 के बेस पर रिकॉर्ड को यूज किया जाएगा। साथ ही साथ देखिए, जो हेमंत सोरेन है वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के सीएम, उनका कहना है कि ये दोनों के दोनों जो बिल गवर्नमेंट ने पास किया है स्टेट गवर्नमेंट ने, वो तभी इफेक्ट में आ सकते हैं जब सेंट्रल गवर्नमेंट इन दोनों बिल को 9th शेड्यूल में अमेंड करके शामिल कर देती है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है समझना कि आखिर 9th शेड्यूल है क्या, क्यों स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कह रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इसे 9th शेड्यूल में शामिल कर देना चाहिए। तो इन सारी बातों की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे 9th शेड्यूल है क्या, आखिर ये इफेक्ट में क्यों आया था। साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट ऐसा क्यों कह रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो इसे 9th शेड्यूल में शामिल कर दे। और साथ ही साथ ये भी समझेंगे क्या वाकई में 9th शेड्यूल में शामिल किए जाने के बाद जितने भी जो लॉ वगैरह होते हैं वो जुडिशियल रिव्यू से एजम्पशन मिल जाता है उन्हें। उन सारी बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा हम 9th शेड्यूल के विषय में बातें करते हैं। देखिए, 9th शेड्यूल को समझने के लिए थोड़ा सा हम बैकग्राउंड को समझते हैं। बैकग्राउंड को इसलिए कि देखिए, जब हमारा नेशन आज़ाद हुआ 1947 में, उस टाइम नेशन में दो सिचुएशन थी। एक सिचुएशन क्या था कि एक ऐसे लोग थे जिनके पास बहुत बड़े बड़े लैंड थे, लैंड ऑफ पीस थे, मीन्स जो लैंडलॉर्ड लोग थे। दूसरे कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके पास थोड़ी सी भी लैंड नहीं थी, मीन्स लैंड के नाम पर छोटे छोटे टुकड़े हुआ करते थे। तो गवर्नमेंट उस समय जब सरकार में आई तो उन्होंने कोशिश की कि जो एग्रेरियन रिफॉर्म किया जाए और कोशिश की जाए कि लैंड सीलिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाए। इसी कंटेक्स्ट में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने लैंड सीलिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया और जितने बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड लोग थे उनसे उनकी लैंड लेकर और जो छोटे छोटे लैंडलेस लोग थे उन्हें दिया जाने लगा। मीन्स इसमें ऐसा नियम बना दिया गया कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जो लैंड है वही आप रख सकते हैं। मान लीजिए एग्जांपल के लिए, फॉर द एग्जांपल, कि आप सिर्फ 20 एकड़ ज़मीन अपने पास रख सकते हैं अपने नाम पर। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद की जो ज़मीन होगी गवर्नमेंट आपसे सीज कर लेगी और जो लैंडलेस लोग हैं उन्हें वो बांट देगी। तो इसमें क्या हुआ, जितने बड़े बड़े जमींदार लोग थे वो भाई चिंता में आ गए। सभी लोगों ने कहा कि भाई चलिए सुप्रीम कोर्ट चलते हैं, गवर्नमेंट तो हमारे साथ गलत कर रही है, मीन जो हमारी फंडामेंटल राइट है वो हमसे छीन रही है। क्योंकि उस समय तक जो क्या था, जो राइट टू प्रॉपर्टी थी वो एक फंडामेंटल राइट थी और गवर्नमेंट उनसे छीन नहीं सकती थी। तो सभी लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट है। आप किसी की संपत्ति, उसके अधिकार को छीन नहीं सकते, मीन्स उसके फंडामेंटल राइट को आप उससे छीन नहीं सकते। इसी कंटेक्स्ट में जो उस समय की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उन्होंने कहा कि भाई जो अग्रेरियन रिफॉर्म्स है उसे तो हमें सेटलमेंट करना ही है, क्योंकि अगर ऐसा ही सिचुएशन रहा तो क्या होगा, हमारे नेशन में एक तरफ गरीबी रहेगी, एक तरफ बहुत अमीर लोग रहेंगे। तो इसी कंटेक्स्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 लेकर आए और कॉन्स्टिट्यूशन में 9th शेड्यूल को आर्टिकल 31B को शामिल कर दिया गया। बेसिकली इसमें क्या होता है, देखिए आर्टिकल 31B में जो 9th शेड्यूल है इसमें क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट ने किसी भी लॉ को इस शेड्यूल में शामिल कर दिया, मीन्स 9th शेड्यूल में शामिल कर दिया, तो उसके अगेंस्ट में आप जाकर कहीं पे भी जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। मीन्स आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते या किसी ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकते कि हमारे राइट को यहाँ पर छीन लिया गया है। तो बेसिकली यही है 9th शेड्यूल। इसमें क्या है कि जितने भी लॉ वगैरह होते हैं उन्हें एक शील्ड मिल जाती है गवर्नमेंट को कि उसके अगेंस्ट में कोई सुप्रीम कोर्ट जाकर जुडिशियल रिव्यू वगैरह नहीं करा सकता है और गवर्नमेंट की राइट को वहाँ पर छीन नहीं सकते हैं। तो बेसिकली यही है 9th शेड्यूल। अब जरा हम समझते हैं कि आखिर जो स्टेट गवर्नमेंट है क्यों कह रही है कि भाई 9th शेड्यूल में शामिल कर लेना चाहिए। देखिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो भी कानून, अगर कोई लॉ है, अगर 9th शेड्यूल में शामिल कर दिया जाता है तो क्या होता है, उसे जुडिशियल रिव्यू से एजम्पशन मिल जाता है। तो इसीलिए जो स्टेट गवर्नमेंट है, हेमंत सोरेन की जो गवर्नमेंट है, वो चाहती है कि उनका जो 77% वाला जो रिजर्वेशन वाला कानून है उसे 9th शेड्यूल में शामिल कर दिया जाए। क्यों, इसके पीछे कारण क्या है। देखिए, इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ गवर्नमेंट जो इंडिया थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है या इस तरह की जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें जो रेशियो है रिजर्वेशन का वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 50% से ज़्यादा होता है तो कोई डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सेम सिनेरियो यहाँ पर भी होगा, जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट जो 77% रिजर्वेशन का जो वहाँ पर कानून लागू करेगी लोकलाइट्स के लिए, तो क्या करेंगे, जो बाकी लोग हैं वो चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट।
तो सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद वो लोग बोलेंगे भाई सर इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में आपने जजमेंट दिया था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। तो ऐसे सिनेरियो में जो ये कानून है 77% रिजर्वेशन वाला, वो सुप्रीम कोर्ट इसे नल एंड वाइड घोषित कर देगी। इसलिए हेमंत सोरेन गवर्नमेंट चाहती है कि यूनियन गवर्नमेंट इस कानून को 9 शेड्यूल में अमेंडमेंट करके शामिल कर दे ताकि कोई जुडिशियल रिव्यू के लिए वहाँ पर ना जा सके। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर कि 9 शेड्यूल में क्यों शामिल कराना चाहते हैं जो हेमंत सोरेन गवर्नमेंट है, और साथ ही साथ 9 शेड्यूल क्या है। अब जरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये समझना हो जाता है कि क्या वाकई में किसी कानून को अगर 9 शेड्यूल में शामिल कर दिया जाता है, मीन्स 31B में शामिल कर दिया जाता है, तो उसे टोटली जो एजम्पशन मिल जाता है जुडिशियल रिव्यू से, ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसे हम कुछ केस के माध्यम से समझते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे जजमेंट में कहा है भाई कि जो ये 9 शेड्यूल है एक सिर्फ सेफ हार्बर के तौर पे है, मीन्स कोई ब्लैंकेट नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप आसानी से यहाँ पर छिप जाएंगे और आपका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। इसके लिए हम 2 केसेज को एग्जांपल लेकर डिस्कस करते हैं। देखिए पहला है केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला में। इसमें क्या था, बेसिकली इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो आर्टिकल 368 को यूज करके कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तो कर सकती है भाई, क्योंकि आर्टिकल 368 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की। बट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि गवर्नमेंट सब कुछ अमेंड कर सकती है, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसे अमेंड नहीं कर सकती है। देखिए प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पर, जो केशवानंद भारती केस था वहाँ तक जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसे डिफाइन नहीं किया गया था। तो लेटर ऑन क्या हुआ, धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे डिफाइन करते गई, और इसी जजमेंट में कहा गया कि जो जुडिशियल रिव्यू है, मीन जो जुडिशियल रिव्यू की हम बात कर रहे हैं वो भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट होगा। मीन्स अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये नहीं कह सकती है कि ये जुडिशियल रिव्यू जो है इसे हम बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि भाई जो जुडिशियल रिव्यू है ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट को तो अब अमेंड नहीं कर सकती है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा केशवानंद भारती केस में। यहाँ से निकल कर क्या बातें आई कि जो जुडिशियल रिव्यू हुआ उसे अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमेंड नहीं कर सकती है क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। देखो दूसरे केस की बात अगर हम करें तो दूसरा केस जो था आईआर कोयले वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से क्लियर किया, बहुत सारी बातें जो 9 शेड्यूल से रिलेटेड हैं वो क्लियर की गई। इसमें बेसिकली क्या था, यहाँ पर भी 9 शेड्यूल को चैलेंज किया गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन को जो बात की थी, प्रोविजन को, उसमें क्लियर किया कि गवर्नमेंट 9 शेड्यूल के माध्यम से जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास वो उसे छीन नहीं सकती है 9 शेड्यूल के माध्यम से, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। देखिए इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने वामन राव केस के जजमेंट का रेफरेंस लेते हुए कहा कि ऐसे कानून की जो भी कानून है, मान लीजिए जब तक क्या था, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन था वो क्लियर नहीं था, डिफाइन नहीं था, तब तक तो बात अलग थी। बट जब 24 अप्रैल, ये पॉइंट हम याद रखेंगे, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 1973, यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया था। 24 अप्रैल 1973 के बाद से जितने भी केसेज हैं जो 9 शेड्यूल में शामिल किए गए हैं उसे सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, ये पॉइंट हम याद रखेंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लियर किया कि जो 9 शेड्यूल में जो 24 अप्रैल 1973 में जो 1973 से पहले जो केसेस शामिल किए गए थे उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो क्या होगा, वो पहले से कानून चला आ रहा था। ऐसा कुछ जजमेंट नहीं दिया गया कि पहले कानून में भी लागू होगा, नहीं तो क्या होगा, जितने लैंडलॉर्ड लोग थे वो पहुंच जाते भाई सुप्रीम कोर्ट की हमारी सारी संपत्तियां जो हमसे छीनी गई थी हमें वापस दिला दीजिए। तो ये पॉइंट हम याद रखेंगे कि यहाँ पर जो आईआर कोयले वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया था कि 24 अप्रैल 1973 से पहले जितने भी केसेस 9 शेड्यूल में शामिल किए गए थे उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। बट 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी केसेस 9 शेड्यूल में शामिल किए गए हैं उनका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ये पॉइंट हम याद रखेंगे। मीन्स टोटली 9 शेड्यूल में शामिल करने के बाद जो एजम्पशन है वो जुडिशियल रिव्यू से नहीं मिला हुआ है। देखिए इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉइंट और क्लियर किया था। यहाँ पर ये क्लियर किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 9 शेड्यूल में रखे गए जितने भी लॉ हैं उन्हें वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट के ग्राउंड पर चैलेंज नहीं किया जा सकता है। बट किस पे चैलेंज किया जा सकता है, वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ग्राउंड पे चैलेंज किया जा सकता है। मीन्स आप ऐसा नहीं कर सकते कि 9 शेड्यूल में जो शामिल कर लिया गया है वो हमारी फंडामेंटल राइट को हनन करता है इसलिए आप इसको जुडिशियल रिव्यू किए। बट अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाके ये कहते हैं कि भाई जो 9 शेड्यूल में लॉ शामिल किया गया है ये हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हनन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली उसका रिव्यू करेगी। तो ये पॉइंट हमारे लिए समझना जरूरी है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्लियर किया गया यहाँ पर, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लियर किया कि 9 शेड्यूल में शामिल होने वाले बहुत सारे केसेज ऐसे केसेज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो स्ट्रक्चर से बेसिस पे हैं उन्हें चैलेंज किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट वाले क्वेश्चंस को नहीं चैलेंज किया जा सकता है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।